दोस्तों, कभी सोचा है कि एक पूरी की पूरी जीती जागती सभ्यता आखिर कैसे गायब हो सकती है? आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। एक ऐसी दुनिया जो आज से हजारों साल पहले अपने समय से कई ज्यादा आगे थी, लेकिन फिर अचानक से खामोशी में खो गई। तो चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। हजारों साल तक हमें इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था, और इसकी वजह जानते हैं क्या है? वजह यह है कि हम आज तक उनकी भाषा, उनकी लिखाई को समझ ही नहीं पाए हैं। उनकी सारी कहानियां, सारे राज एक ऐसे ताले में बंद हैं जिसकी चाबी हमारे पास है ही नहीं। जरा सोचिए, ये सभ्यता लगभग 2000 साल तक फली फूली। उस समय की जो सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस थी ना, जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया, ये उन्हीं के बराबर की थी और एक बहुत बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। तो चलिए अब इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। देखिए, जब 1920s के दशक में इसे खोजा गया ना, तो आर्कियोलॉजी की दुनिया में जैसे भूचाल आ गया। इससे हुआ ये कि भारत का इतिहास एक झटके में हजारों साल और पुराना हो गया। तो इस खोई हुई दुनिया के सुराग हमें किसी किताब में नहीं मिले, बल्कि जमीन के नीचे दबे हुए थे। और इसका पूरा श्रेय इन खोजकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने हमें इस भूली बिसरी कहानी के पहले पन्ने पढ़वाए। चलिए अब अगले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। और सच कहूं तो उनका सबसे बड़ा कमाल, उनकी सबसे बड़ी पहचान उनके शहरों की बनावट में छिपी थी। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सारी खूबियां उनके हर शहर में मिलती थीं, चाहे वो शहर कहीं भी हो। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि उनके पास एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी जो हर जगह एक जैसी लागू की गई थी। इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा। उनके हर शहर का अपना एक खास काम था। कोई बंदरगाह था, तो कोई खेती का सेंटर, तो कोई क्राफ्ट बनाने का हब। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन सभी शहरों का जो डिजाइन था, जो बेसिक ढांचा था, वो बिल्कुल एक जैसा था। इसका मतलब साफ है, वो लोग जबरदस्त इंजीनियर थे। वो सिर्फ उस वक्त के लिए शहर नहीं बना रहे थे, बल्कि आने वाले भविष्य को ध्यान में रखकर योजना बना रहे थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने शानदार शहरों को चलाने के लिए पैसा कहां से आता था, इतनी शक्ति कहां से मिलती थी? तो इसका जवाब छिपा है उनकी मजबूत अर्थव्यवस्था में। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ खेती से। वो लोग जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज उगाते थे, और यही जो सरप्लस था, यही उनकी तरक्की का सबसे बड़ा राज था। जब खाने पीने की कोई चिंता नहीं रही, तो लोगों ने दूसरे कामों में महारत हासिल कर ली। वो ऐसी ऐसी चीजें बनाते थे जिनकी मांग उस समय की पूरी दुनिया में थी। ये जो छोटी सी मूर्ति है ना, ये उनकी कला और उनकी तकनीक का शायद सबसे बड़ा सबूत है। ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं, बल्कि हजारों साल पहले की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की कहानी है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये लोग दुनिया से कटे हुए नहीं थे। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बड़े खिलाड़ी थे, और इनके रिश्ते मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं तक थे। उनका पूरा व्यापार, पूरा ट्रेड पक्के नियमों पर चलता था। हर जगह एक जैसे वजन और माप का इस्तेमाल होता था। ये एक ऐसे सिस्टम की निशानी है जो भरोसे और अनुशासन पर बना था। लेकिन दोस्तों, इन सब सुरागों और जानकारियों के बावजूद कुछ राज आज भी राज ही हैं, जो पत्थर की मुहरों में बंद हैं और आज तक अनसुलझे हैं। और इन राजों में सबसे बड़ा राज है उनकी भाषा। जब तक हम उनकी लिखाई को समझ नहीं लेते, हम उनकी असली कहानियों को कभी नहीं जान पाएंगे। उनकी आवाज आज भी जैसे खामोशी में कैद है। तो आखिर ये लिखते क्या थे? कोई लंबी लंबी कहानियां तो मिली नहीं। इसलिए ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि ये भाषा व्यापार के लिए इस्तेमाल होती थी, शायद सामान की पहचान करने के लिए या फिर हिसाब किताब रखने के लिए, जैसे आज के बिल होते हैं। और इसी न पढ़ी जा सकने वाली भाषा में छिपे हैं उनके राजाओं और उनके भगवानों के राज। क्या उन पर कोई राजा राज करता था या फिर व्यापारियों का कोई समूह? हमें कुछ नहीं पता। और अब हम आते हैं सबसे बड़े राज पर, वो गायब कैसे हो गए। ज्यादातर सबूत इस तरफ इशारा करते हैं कि वजह कोई हमला नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज था। मौसम बदला, मॉनसून का पैटर्न बिगड़ गया और उनकी खेती पूरी तरह से बाधित हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी सभ्यता कितनी भी मजबूत और एडवांस्ड क्यों ना हो, वो भी खत्म हो सकती है। और उनकी ये खामोशी आज हमसे एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल पूछती है, क्या हम उनकी कहानी से कोई सबक सीख रहे हैं?